Hello everyone. So today we are going to start with our new topic, that is correlation. It is there in the statistics portion of CBSE and ISC 11. Okay, so now let us start. In this chapter, you are going to understand what is correlation, what is the significance of correlation, what is the meaning, फिर types of correlation कितने होते हैं, methods of measuring correlation, ठीक है, जिसके अंदर namely there are three methods. So we are going to talk about we are going to first get the basic idea of correlation और फिर हम लोग methods discuss करेंगे and फिर आगे अपने जैसे जैसे sums के साथ proceed करेंगे, ठीक है. तो let us start. तो सबसे पहले समझो कोरिलेशन होता क्या है, ठीक है. कोरिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग इधर दो चीज के रिलेशनशिप के बारे में पता कर रहे हैं. नो, इट कैन बी टू थिंग्स ऑल्सो, इट कैन बी मोर देन टू थिंग्स ऑल्सो. जैसे आज हमको अगर पता करना है कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है, ठीक है, सो देन आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, सपोज इफ आई वांट टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद द प्राइस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन दैट इज कोरिलेशन. तो कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन बेसिकली इंडिकेट्स रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल नहीं. इधर रिलेशनशिप क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप. जैसे मैंने बताया कि मुझे फाइंड आउट करना है कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है, ठीक है. सो इधर दो वेरिएबल्स हैं. सिमिलरली अगर मेरे को पता करना है कि डिमांड का प्राइस इनकम से क्या रिलेशन है, तो मोर देन टू वेरिएबल्स है. तो जो आपको रिलेशनशिप बताता है दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, so that changes in the value of one variable are associated with the changes in the value of other variables. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मैंने बोला कि प्राइस बढ़ गया 20% से, ठीक है, प्राइस बढ़ा 20% से, और प्राइस बढ़ने से आप लोग को पता है डिमांड क्या होता है, घट जाता है. तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और डिमांड सपोज घटा घटा 40% से, ठीक है. सो एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने से दूसरा वेरिएबल का वैल्यू में क्या चेंजेस आया, कैसे चेंज हुआ, वो बताता है कोरिलेशन. ठीक है, सो कोरिलेशन क्या होता है, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ अ सीरीज, सो दैट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को करने के लिए, पता करने के लिए अपने कोरिलेशन चैप्टर करते हैं इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में. ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स तुम लोग किया हो, माइक्रो इको ये सब, जैसे डिमांड बढ़ने से प्राइस घटता है तो वो कितना से घटता है, उसके लिए statisticians use this concept of correlation and regression. So that is why this chapter is very much important. Okay, and that is the reason it's also included in our economic syllabus statistics में. फिर दूसरा चीज क्या बोला है, कोरिलेशन पढ़ने से क्या होगा, इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड nature, direction and the degree of relationship between the different variables. जैसे मैंने इधर बोला कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है, तो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, so they are moving in opposite directions. So if we want to know कि what kind of relationship is existing between the two variables, direct, indirect, और if we want to know कि कितना से चेंज हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ा 20% से तो क्वांटिटी डिमांड 40% से कम हो गया, ठीक है, सो एकदम डबल से चेंज हो गया, राइट. तो अगर आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री का मतलब क्या होता है कि कितना से, मतलब डबल, कितना से चेंज हुआ, कितना, जैसे इधर डबल हो गया पूरा, राइट. सो दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. सो इफ यू वांट टू नो कि क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कितना से चेंज हो रहा है, ओवरऑल मेजर करना है, तो you can use this concept of correlation. So correlation का this is the significance, ठीक है, ये significance है correlation का. So correlation क्या करता है, it helps us to understand the nature, direction and the degree of relationship
between different variables. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स। अब इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब वही डिमांड, प्रोडक्शन, सप्लाई, ये सब हो गया। सो इफ यू वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दोज इकोनॉमिक इवेंट्स, जैसे अगर मेरे को पता करना है कि डिमांड के फैक्टर्स क्या है और उसका फैक्टर्स के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, तो जैसे मैंने बताया इनकम, सपोज इमेजिन करो इनकम इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट। अगर इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने के वजह से अगर डिमांड फॉर गुड्स बढ़ गया, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जो इवेंट हो रहा है, तो तुमको बता रहे हैं ना कि ये जो डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हो, किस हद तक, किस डायरेक्शन में। तो अगर आपको ये सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, देन यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। सो ये हम लोग को वेरिएबल मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक इवेंट्स के बिहेवियर के बारे में बताता है, ठीक है। So that is the second significance. It helps us to understand behavior of certain economic events. For example, if we want to know the relationship between demand and its factors, we can study that with the help of this very chapter. ठीक है, तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की कोरिलेशन क्या होता है, वेरी सिंपल, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेशन बता रहे हैं। रिलेशन मेरे तुम्हारे बीच में, रिलेशन किसके बीच में, दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, कि वो लोग रिलेटेड है भी यानी, और है तो किस हद तक रिलेटेड है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली, या डबल डायरेक्टली रिलेटेड है तो कितना वैल्यू से है। ठीक है, तो वो सब हम लोग को कोरिलेशन बताता है। ठीक है, अब अपने करने वाले हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन ना कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, आप क्लासिफाई कर सकते हो कोरिलेशन को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन इन द वेरिएबल्स, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो तीन ब्रॉड कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कोरिलेशन दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे मैंने बोला इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो देखो दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर मैंने ये बोला कि इनकम घटने से एक्सपेंडिचर घट गया, अगेन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कैसा रिश्ता है दोनों के बीच में, पॉजिटिव है, साथ में रह रहे हैं वो लोग, साथ में ऊपर जा रहे हैं, साथ में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, सो उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो टाइप का होता है पॉजिटिव, जिसमें दोनों वेरिएबल्स, दोनों या उससे ज्यादा वेरिएबल्स दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अपने सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही वेरिएबल है फॉर द टाइम। ठीक है, सो व्हेन दे बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, इनकम घटने से एक्सपेंडिचर घटा, सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। नेगेटिव का मतलब दोनों का बनता नहीं है, एंटी है दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। जैसे कि प्राइस और डिमांड को ले लो। ठीक है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया, दोनों रिलेटेड तो है ना गाइस, प्राइस और डिमांड रिलेटेड है, बट कैसा रिश्ता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। तो समझ में आया कि डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। सो दिस वाज फर्स्ट बेसिस जिसमें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अपने किए। सेकेंड बेसिस होता है क्लासिफाई करने का, इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, on the basis of ratio of variation in the variables, ratio of variation in the variables। ठीक है, इसके बेसिस पे भी दो टाइप का होता है, इसके बेसिस पे भी ये ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स दो टाइप का कोरिलेशन होता है। एक होता है लीनियर, LINEAR, और एक होता है नॉन लीनियर। एक होता है लीनियर
और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब व्हाट इज मेंट बाय लीनियर? लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? ठीक है, लीनियर का मतलब हुआ, अगर मैंने बोला कि इनकम बार बार, जब इनकम 10% से बढ़ रहा है ना, एवरी टाइम मेरा एक्सपेंडिचर भी 12% से बढ़ रहा है। तो क्या बोला मैंने कि एवरी टाइम जब मेरा इनकम 10% से बढ़ रहा है, मेरा एक्सपेंडिचर भी 12% से बढ़ रहा है, राइट? For every 10% increase, my expenditure is increasing by 12%. So this is constant ना, it is happening throughout कि जब जब 10% एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ेगा तब तक 10% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है, या जो आप बोल सकते हो रेशियो है ये वेरिएबल्स का। रेशियो ऑफ वेरिएशन इन वेरिएबल्स मतलब बार बार 10% के बढ़ने से ये 12% बढ़ रहा है, तो जब आप रेशियो निकाल रहे हो 10% डिवाइड बाय 12%, वो हमेशा सेम आ रहा है, राइट? दैट इज ऑलवेज कमिंग 0.12. सो व्हेनेवर दिस रेशियो ऑफ वेरिएशन इन द वेरिएबल्स इज कमिंग कांस्टेंट या सेम, उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो लीनियर कोरिलेशन को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि एक वेरिएबल जितना से चेंज हो रहा है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल भी सेम रेट से बार बार चेंज हो रहा है। सो सपोज इनकम 10% से बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी हमेशा 12% से ही बढ़ रहा है। तो इधर इनकम भी एक रेट से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी एक ही रेट से बढ़ रहा है, तो इनका जो बार बार रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। दैट इज लीनियर कोरिलेशन। अब अगर लीनियर समझ में आ गया तो नॉन लीनियर तो कोई टफ है ही नहीं समझना। नॉन लीनियर क्या होता होगा? नॉन लीनियर यही होता होगा कि अगर इनकम बढ़ रहा है 10% से बार बार, बट एक्सपेंडिचर मेरा मे बी पहले केस में सिर्फ 10% से बढ़ा, दूसरे केस में मे बी सिर्फ 12% से बढ़ा, तीसरे केस में मे बी सिर्फ 15% से बढ़ा। तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि मेरा जो दूसरा वेरिएबल है वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो नॉन लीनियर में क्या हुआ कि मेरा अगर इनकम 10% से बढ़ा बट पहले एक्सपेंडिचर बढ़ा 12%, फिर दूसरी बार अगेन 10% से इनकम बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गया 13%। तो ये रेशियो बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। पहले रेशियो था 10/12, फिर रेशियो गया 10/13, फिर लाइकवाइज रेशियो हो जाएगा 10/14, तो वो हो गया नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड था ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन इन द वेरिएबल्स, दो टाइप का, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, इतना तक आई सपोज सब क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मजा आएगा। स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिक्स इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्हिच यू गाइस आर रियली गोइंग टू मिस व्हेन यू आर इन क्लास 12, सो एंजॉय दिस। ओके, चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड बेसिस जिसमें अपने कोरिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे तीन टाइप का कोरिलेशन होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है मल्टीपल और तीसरा होता है पार्शियल। सो फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज मल्टीपल, थर्ड इज पार्शियल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिंपल कोरिलेशन? सिंपल कोरिलेशन इज वेरी सिंपल, आराम से बताता है कि देखो भाई दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता पता करो, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। जैसे हम एक पॉइंट पे सिर्फ प्राइस और डिमांड को कंसिडर किए, ठीक है, तो दो ही वेरिएबल को कंसिडर किया और दोनों के बीच पता करना चाह रहे कि रिलेशन क्या है, तो वो हो गया सिंपल कोरिलेशन। आज नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन में। मल्टीपल में क्या है? यू आर गोइंग टू एनालाइज मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल्स में मतलब सपोज इन प्राइस, डिमांड एंड इनकम, तो तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए ना, तो हम पता करना चाहते हैं कि प्राइस और इनकम का क्या रिलेशन है विद डिमांड। ठीक है, तो हम इनके बीच रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो ये हो गया मल्टीपल कोरिलेशन। सो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, सो सिंपल कोरिलेशन में होता है इट इज अ स्टडी बिटवीन टू वेरिएबल्स, मल्टीपल में मोर देन टू, एंड पार्शियल क्या होता है? अब पार्शियल इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है? एक्चुअली फैक्टर्स बहुत सारे आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे डिमांड को अफेक्ट करने का फैक्टर्स क्या हो सकता है? प्राइस हो सकता है ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो फैक्टर्स बहुत सारा है, बट आप अभी स्टडी कर रहे हो रिलेशनशिप सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के बीच
ठीक है। तो सपोज आप इधर पता कर रहे हो डिमांड और इनकम के बीच का ही रिलेशन, तो कंसिडर आप बहुत सारे फैक्टर्स कर रहे हो, बट एक बार में आप कंसिडर करोगे सिर्फ एक ही फैक्टर, ठीक है। तो सपोज आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि डिमांड और इनकम का क्या रिलेशन है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो वो होगा मेरा पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। सो पार्शियल में क्या होता है, मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, बट correlation is studied only between what, only between two variables। तो correlation हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में जान रहे हैं, बट मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व, ठीक है। सो वो हो गया पार्शियल कोरिलेशन। सो तो टाइप्स में तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन इन वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। Now this is very important obviously from theoretical point of view also and then as per your knowledge also। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सी इस चैप्टर में क्या है ना, ऑब्वियस सा बात है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है तो न्यूमेरिकल्स होगा, राइट। न्यूमेरिकल्स होगा तो वैल्यू निकलेगा, वैल्यू निकलेगा तो इंटरप्रिटेशन भी तो करना होगा, वरना कर ही क्यों रहे हो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, इंटरप्रिटेशन सीखना चाहिए ना। तो इस इंटरप्रिटेशन के लिए यू वुड बी नीडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तुम लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। सो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के बारे में बता रहे हैं। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन मतलब जो आप कोरिलेशन वैल्यू निकालोगे ना उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो आप वो जो वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वो वैल्यू इज डिग्री, मतलब अगर हम लोग कोरिलेशन जब वैल्यू निकालते हैं तो उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कोरिलेशन का वैल्यू होता है ना, इट रेंजेस बिटवीन -1 to 1, value of the correlation ranges between what, -1 to 1, always remember this, ठीक है। this is the coefficient of correlation r, ठीक है। और जो वैल्यू है, जो वैल्यू है इट विल रेंज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो वैल्यूज इनके बीच आ सकते हैं। अब देखो, अगर अगर वैल्यू, हम लोग अभी इंटरप्रिटेशन सीख रहे, ठीक है, अगर वैल्यू +1 आता है, वैल्यू +1 अगर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम लोग सिंपल कोरिलेशन कर रहे हैं। सिंपल कोरिलेशन मतलब एक बार में तुमको दो ही वेरिएबल्स मिलेगा, x एंड y, ठीक है। अगर उसका वैल्यू 1 आ रहा है, +1, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हाई डिग्री, परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये कब आ सकता है पता है, +1 कब आ सकता है, जब सपोज इमेजिन करो x बड़ा 100% से, ठीक है, y भी बड़ा 100% से, तो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ा ना, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में बढ़ा, तब वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। तो क्या रिलेशन बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। सिमिलरली वैल्यू -1 भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर वैल्यू -1 आ रहा है तो कैसा टाइप का कोरिलेशन है, नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यूजुअली परफेक्ट नहीं होता वैल्यूज, बट ठीक है, अगर कभी +1 आ गया तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ, और यू कैन से देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर -1 आ गया तो बोलोगे देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब अगर वैल्यू 0.75 to 1 के बीच में आया तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव 0.75 to 1 के बीच में आया तो बोलेंगे देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर नेगेटिव में आया, मतलब -0.75 से -1 के बीच में आया तो बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मॉडरेट में क्या होगा, वैल्यू आएगा 0.75 to 0.25 के बीच में, ठीक है। सो पॉजिटिव जब 0.75 to 0.25 के बीच में वैल्यू आया तो बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों वेरिएबल्स रिलेटेड है, ठीक है, बट किस हिसाब से रिलेटेड है, उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं, मॉडरेट डिग्री में। तो डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज आप कमेंट कर सकते हो कि कैसा टाइप का रिश्ता है, परफेक्ट रिश्ता है, परफेक्ट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो परफेक्ट का चांसेस भी बहुत कम है कि +1 -1 फिगर आएगा।
बट अगर परफेक्ट नहीं तो हाई, मॉडरेट, लो, क्या रिलेशन है भाई? हाई तब होगा जब वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव 0.75 टू 1 के बीच में रेंज करेगा। मॉडरेट तब होगा जब वैल्यूज प्लस माइनस 0.75 टू 0.25 के बीच में। ठीक है। लो तब होगा, लो पॉजिटिव डिग्री तब होगा जब 0 टू 0.25 के बीच में रेंज करेगा। लो नेगेटिव कोरिलेशन तब होगा जब 0 टू माइनस 0.25 के बीच में रेंज करेगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो नंबर्स एक ही है, बस पॉजिटिव में प्लस साइन है, नेगेटिव में माइनस है, कमेंट्री एक ही है। ठीक है। और अगर सपोज इमेजिन तो जीरो आ गया वैल्यूज, जब आपने कैलकुलेट किया वैल्यू जीरो आ गया, तो अगर वैल्यू जीरो आ गया है then that shows that there is no correlation between the two variables, दोनों वेरिएबल्स ही रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं बोलूं अगर कि वाटर का प्राइस बढ़ गया तो हाउ डिड इट इम्पैक्ट द डिमांड फॉर गोल्ड? कोई रिलेशन है बटर और गोल्ड, वाटर या गोल्ड? कोई रिलेशन नहीं है ना। तो उसमें बोलेंगे उसमें वैल्यू जीरो आएगा एंड दैट विल बी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन पोर्शन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमेंटिंग, कि जब वैल्यूज निकालोगे तो कमेंट करना होगा ना, तब उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1+1 आ रहा है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्लस 0.75 टू +1 आ रहा है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्लस 0.25 से प्लस 0.75 आ रहा है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। सो ये हो गया डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। ओके। चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। सो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या तीन मेथड्स है जिससे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, वी कैन कमेंट की क्या रिलेशन है, डायरेक्शन, नेचर एंड एवरीथिंग। So there are namely three methods of correlation that we are going to discuss about. One is Carl-Pearson's coefficient of correlation, जिसको KPCC बोलते हैं. Next is scatter diagram और third is Pearsman rank coefficient correlation SRCC. ठीक है। तो फर्स्ट है कार्ल पियर्सन, अपने पहले इसके बारे में करेंगे, फिर अपने स्पीयरमैन के पास जाएंगे और थर्ड अपने स्कैटर डायग्राम करेंगे एंड उसके बाद वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड will comment and बस चैप्टर खत्म। तो दैट सिंपल। ओके। चलो